हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपीएल पब्लिकेशन की जो बुक है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं डिस्कस की जा रही है। जो एमपीपीएससी के यूनिट 10 में जो आयोग दिए हुए हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग और 2-3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। सारी ये बुक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, और कमेंट भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के बारे में डिस्कस करते हैं। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन के पश्चात नवीन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। ये आ सकता है डायरेक्ट तारीख। 27 अक्टूबर 1956 को एमपीपीएससी का गठन किया गया था, याद रखना है आपको। आयोग द्वारा 1958 से प्रथम परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये पहली परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 1958 में आयोग ने अपनी पहली परीक्षा आयोजन की गई थी। तो ये भी तारीख इंपॉर्टेंट है। तब से यह क्रम निरंतर चल रहा है। परीक्षा आयोजन करने का जो है वो तब से यह क्रम निरंतर चल रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। बिल्कुल याद रखना है आपको, इंदौर में है एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार किया गया है। आपने पढ़े हैं 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 15 में लिख रखा है। आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है। उसके अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार किया गया है। राज्यपाल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है। याद रखना है बिल्कुल आपको। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक और 62 वर्ष तक होता है। याद रखिए, ये 6 वर्ष और 62 वर्ष ये राज्य लोक सेवा आयोग का है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष है और 65 वर्ष है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी पहले हो अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, फैक्ट वाला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीबी रेंगे हैं। तो इनका नाम याद रख लेना है आप लोगों को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगे है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की, जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र में एक लोक सेवा आयोग और राज्य में प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्तर पर की गई थी। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद आगे चलते। भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्र व शक्तियों के अतिरिक्त इसके गठन व सदस्यों की नियुक्ति, पदमुक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो ये पूरे अनुच्छेद अभी हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र निकाय के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्र निकाय के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, याद रखना है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष
और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। मध्य प्रदेश यानी स्टेट में कौन करता है? राज्यपाल करता है, नियुक्त किए गए हैं। अन्य सदस्य शामिल होते हैं। संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है। संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल चाहे तो सदस्य संख्या जितनी चाहे जितनी रख सकता है, यानी मैक्सिमम 10 तक। तो ये याद रखना है आपको। यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि सदस्य संख्या कितनी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। वह जितने सदस्य नियुक्त करता है उसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं है। तो सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं है, नहीं मिलता है, ये याद रखना है संविधान में। परंतु यहां आवश्यक है कि आयोग की नियुक्ति सदस्यों में से आधे सदस्य को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रहेगा जब ही उसको हम बनाएंगे, ये ऐसा है। संविधान में आयोग के समर्थन को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। जो आयोग के समर्थन है उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। राज्यपाल के पास सदस्यों की संख्या के साथ साथ आयोग के कर्मचारियों और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। तो यह अधिकार किसको है? राज्यपाल के पास है ना। राज्यपाल के पास सदस्यों की संख्या, आयोग के कर्मचारियों और उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। आगे चलते हैं। और राज्यपाल को 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है ना। तो ये कब कर सकता है? जैसे अध्यक्ष अब्सेंट है या अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो किसी सदस्य में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, ये बताया गया। तो ये उसका कारण बताया गया है यहाँ पे, कब कर सकता है? यदि जब आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त हो, जब आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब जब आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, जब कर सकता है ना। तो याद रखना है, इस तरह सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। इस तरह सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है जब तक किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त ना किया जाए, तब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य प्रारंभ ना कर दे। वैसी स्थिति में जैसी भी स्थिति हो, तो जैसी भी स्थिति में जब तक अपना कार्य प्रारंभ ना कर ले, जब तक के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो ये याद रखना है। ये सूची दी हुई है, ये सूची इंपॉर्टेंट है, इस सूची को याद रखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्षों की सूची दी हुई है कि कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, श्री डी.बी. रेंगे। डी.बी. रेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन थे डी.बी. रेंगे, है ना। 56 से 57 तक रहे हैं ये पहले। दूसरे कौन थे? एच.सी. सेठ। एच.सी. सेठ, तो नाम याद रखना है, एच.सी. सेठ। तीसरे कौन थे? एस.पी. मुसरान। एस.पी. मुसरान। चौथे थे आर. राधाकृष्णन। आर. राधाकृष्णन, नाम याद रखना है, कम से कम आपको ये पता होना कि ये सब जो थे ये एमपीपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। एमपी श्रीवास्तव जी भी रहे हैं 5वें नंबर के। के.सी. तिवारी इंपॉर्टेंट है। के.एन. सिन्हा। के.एन. सिन्हा। एन. सुंदरम और एम.बी. पीटर जी भी रहे हैं, एम.बी. पीटर। उसके बाद 10वें नंबर के थे एस.एल. शर्मा, तो इनका नाम भी याद रखें, एस.एल. शर्मा। जे.एन. कौल। ओम प्रकाश मेहरा, ये भी रहे हैं एमपीपीएससी के अध्यक्ष। विनय शंकर दुबे। प्रदीप कुमार जोशी जी, ये भी रहे हैं। अशोक कुमार पांडे, नाम याद रखना है। विपिन ब्योहार और श्री भास्कर चौबे 2018 से 2020 तक थे। फिर 2020 में क्या होता है? 8वें नंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजेश लाल
राजेश लाल मेहरा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद क्या हुआ, इनके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इनके बाद अभी वर्तमान में कोई और है जिनका नाम याद रखना है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र कुमार जैन। नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान अध्यक्ष है। 10 जनवरी 2021 से बने हैं ये, 10 जनवरी 2021 से। तो राजेश लाल मेहरा कार्यवाहक थे, इनके बाद बने हैं वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार जैन 10 जनवरी 2021 से। तो इनका नाम याद रखना है। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन है वर्तमान में। तो आपको समझ में आ गया, वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन है। उसके बाद देखिए एक परीक्षा विशेष दिया हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये अब भी पढ़े थे अपन ने प्रदीप कुमार जोशी जी के बारे में, 14वें नंबर के थे अपने मध्य प्रदेश के। तो ये 13/6/2006 से 28/9/2011 तक मध्य प्रदेश के थे, 14वें नंबर के, है ना, 11 तक को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष यही हैं, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और ये प्रदीप कुमार जोशी जी 12 मई 2005 से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी थे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी थे। तो ये सदस्य भी थे और इन्हें ही अध्यक्ष बना दिया गया है वर्तमान में, और ये अपने मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये फैक्ट याद रखना है। ये अभी बने 20 अगस्त 2020 से यूपीएससी के अध्यक्ष। कार्यकाल के डिस्कस कर लेते हैं, कार्यकाल कैसा क्या है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष, याद रखना है। एमपीपीएससी कितनी है, 662, और यूपीएससी कितनी है, 665। तो ये याद रखना है आपको, जो भी पहले हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को संबोधित करते हुए कार्यकाल की अवधि के बीच में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं, ये याद रखना है। अब निष्कासन की बात कर लेते हैं। निष्कासन यानी हटाया जाना, इनको हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो राज्यपाल नहीं हटा सकता, केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिन आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। अतः उन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो ये निम्नलिखित आधार दिए हुए हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। याद रखना है, केवल कौन हटाता है, राष्ट्रपति। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो दिवालिया अगर घोषित कर दिया जाए तो उसे हटा सकते हैं। अपनी अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सेवातन नियोजन में लगा हो, यानी अपनी सेवा के अलावा वो किसी दूसरी सेवा में लगा हो, तो उसे हटाया जा सकता है। या राष्ट्रपति या समझ जाए कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने में योग्य नहीं है। मानसिक या शारीरिक के कारण पद पर बने रहने में योग्य नहीं है, तो भी हटा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। कदाचार का मतलब क्या है, यहां पर बुरा व्यवहार के कारण। कदाचार यानी बुरा व्यवहार करते हो, सही व्यवहार नहीं करते, ये है। परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति उसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है। तो उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है, याद रखना है। यदि उच्च न्यायालय जांच के बाद, यदि उच्च न्यायालय जांच करता है और जांच के बाद उसे बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकता है। ये याद रखना है ना। तो हटा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश पे, उच्च न्यायालय के द्वारा अगर सिद्ध हो जाता है कि वो बुरा व्यवहार किया या जो भी सिद्ध हुआ, तो उसके बाद ही हटा सकता है।
ये समझ में आ गया होगा आपको। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। न्यायालय द्वारा दी जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्य को निलंबित कर सकता है। देखिए, हटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल निलंबित कर सकता है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। और इस संदर्भ में संविधान में कदाचार शब्द को परिभाषित करता है। तो कदाचार शब्द को संविधान में परिभाषित करता है। कदाचार का मतलब बुरा व्यवहार होता है। संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार के संबंधित इच्छुक हो, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता हो। अगर वो किसी चीज का लाभ लेता है तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्तव्य एवं कार्य दिए हुए हैं, तो इनके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य है, उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। या राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, परीक्षा का आयोजित करता है। नीचे दिए गए मामलों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विचार विमर्श किया जाता है। सिविल सेवाओं व सिविल पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामले, सिविल सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां और एक सेवा से दूसरी में पदोन्नति व स्थानांतरण और इस तरह की नियुक्तियां, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए नियम का पालन करना, ये सब इसी काम है। एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के सब अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने सभी अनुशासनात्मक मामले जिसमें इन मामलों से संबंधित स्मृति पत्र या याचिका शामिल हो। अगला है, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में या किए गए कार्य के विरुद्ध किए गए कानूनी कार्रवाई के बचाव में एक सिविल सेवक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के खर्च पर दावा करना, ये भी है इसी का। राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति घायल होने पर पेंशन के हक के लिए दावा कर सकता है और किसी भी हक के लिए राशि से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्रमिक प्रबंधन के संबंध में कोई भी मामले, क्रमिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामले, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्यपाल को आयोग द्वारा दिए गए कार्य की सालाना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो सालाना वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, करता है। राज्य विधायिका राज्य की सेवाओं से संबंधित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त राज्य कार्य कर सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार निगमित निकाय की क्रमिक प्रणाली के द्वारा कानून द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या उसके तहत कोई भी सार्वजनिक संस्था द्वारा दिया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे विज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है, यानी विधानमंडल जो राज्य में विधानमंडल होता है उसके दोनों सदनों में रखता है, याद रखना है, जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स इसी कुछ जानकारी। अब संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल को मैं आपको पूरे को बताऊंगा, आपको वीडियो को पूरा अच्छे से और ध्यान से देखना है। यहाँ समझने वाली बातें रहेगी, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही आसानी जाएगी आपको समझने में। तो बात करते हैं आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 की हमने बात किए थे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में लिख रखा है, यह दिया हुआ है, तो उसको हमको यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे डिस्कस करते हैं इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बात करते हैं आर्टिकल 315।
तो देखिए इसको समझिए, आर्टिकल 315 में यह लिख रखा है कि, यह लिखा है आर्टिकल 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह लिख रखा है अनुच्छेद 315 में। याद रखना है जो मैंने बोला आपको, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, याद रखना है। और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलाकर, ऐसा भी हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्य मिलाकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। कब कर सकता है? लेकिन उन राज्यों की विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित करने के बाद, अगर उन दोनों राज्यों की विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करने के बाद 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। यह भी लिख रखा है अनुच्छेद 315 में। राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करके अपने राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। तो यहां से तो इतना सब नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए, अनुच्छेद 315 में क्या लिख रखा है? संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह लिखा है 315 में। तो 315 खत्म। अब बात करते हैं 316 की। 316 अनुच्छेद, आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में दिया गया है इसमें, तो इसको याद रखना है। पूछा जा सकता है अनुच्छेद 316 में क्या लिख रखा है, तो सदस्यों की नियुक्ति। तो देखो याद रखना है, नियुक्ति तो संघ लोक सेवा आयोग एक अलग है, एक राज्य लोक सेवा आयोग अलग है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले संघ की। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। और संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है एक संयुक्त, मैंने बताया अभी है नहीं अपने, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा बन सकता है करके बताया गया था। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहां से अपन ने यह भी बात किए थे 316 में, लोक सेवा आयोग में सदस्य की संख्या का प्रावधान संविधान में नहीं है, है ना। लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का प्रावधान नहीं है, ये उधर अपन ने पढ़े थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सदस्यों की नियुक्ति पूछेगा तो समझ में आ गया। संघ में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी कार्यकाल में 2 आएंगे, एक संघ का रहेगा और एक राज्य का। तो संघ लोक सेवा आयोग में कितना है? 6 वर्ष और 65, ये याद रखना है, 6 65। और राज्य लोक सेवा आयोग में 6 है और 62 है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी पहले हो, है ना, ये बात याद रखना है, जो भी पहले हो। जैसे कोई बनता है, कोई 55 वर्ष का व्यक्ति अगर बनता है तो 6 साल काम करेगा, उसके बाद उसका कार्यकाल खत्म। लेकिन मान लो कोई 63 की उम्र में बन गया तो 2 साल ही करेगा, लेकिन 65 में रिटायर हो जाएगा ना। तो बात वही है, रिटायरमेंट की उम्र रखें 65 और कार्यकाल है 6 वर्ष का। तो ये आपको समझना है। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी दी हुई है? 6 से 65 वर्ष। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी दी गई है? 6 से 62। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा आपको। तो कार्यकाल भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 317 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 317 की। 317 में क्या लिख रखा है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाने एवं निलंबन। पद से हटाया कैसे जाएगा और निलंबन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में लिख रखा है। तो देखिए, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा सकता है।
कदाचार के आधार पर का मतलब अपन ने पढ़े थे, बुरा व्यवहार करने पर कदाचार के आधार पर हटा सकता है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगी। उससे पहले, हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगी। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का आदेश मानने में बाध्य होगा। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय का आदेश मानने में बाध्य होगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता तब तक अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो उस अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित रख सकता है। निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है राज्य में, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास, तो निलंबित कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताया। और एक और याद रखिए, यहाँ से एक नोट याद रखिए जो अपन ने उधर पढ़े थे और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। और केवल निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्या होगा इसमें। 317 राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा सकता है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगी। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 318। इसमें क्या है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 318 की बात करते हैं। 318 में आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संबंधित नियम बनाने की सख्ती के बारे में लिख रखा है। तो इससे क्या है, इसको समझ लेना है अच्छे से आपको। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं पहले। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। तो संघ में भारत की संचित निधि द्वारा और राज्य में राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसमें इतना ही है, इस आर्टिकल से इतना ही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 319 अनुच्छेद 319। इसमें क्या लिख रखा है, आयोग के सदस्य द्वारा सदस्यता समाप्त के पश्चात पद पर बने रहने में पर रोक, पद पर बने रहने पर रोक। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है, इस अनुच्छेद में कहना क्या चाह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कार्यकाल के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। जबकि सदस्य अपनी अवधि पूर्ण करने के बाद, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी अवधि पूरी करने के बाद पुनः सदस्य पद नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन अध्यक्ष पद पर कार्य कर सकते हैं। आया समझ? सदस्य अपनी अवधि पूरी होने के बाद सदस्य पद ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये बताना चाह रहा है, ये अध्यक्ष जो है कार्यकाल के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो सदस्य है, सदस्य फिर से सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन अध्यक्ष तो बन सकता है ना। तो वो बताया गया अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बात थी संघ लोक सेवा आयोग की। अब बात करते हैं राज्य में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या किसी और राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र होता है। तो राज्य में ऐसा है, अध्यक्ष जो है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये याद रखना है, या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अब सदस्य की बात कर लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। सदस्य अपनी अवधि पूर्ण करने के बाद, देखो सदस्य अपनी अवधि पूर्ण करने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। सदस्य जो है अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य बन सकता है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है।
तो ये इसमें इसी के बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 320 की। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में दिया गया है, इनके कैसे क्या कार्य होंगे उनके बारे में दिया गया है। तो इनके कार्य वही हैं जैसे लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देता है, सभी मामलों में परामर्श देता है, पदोन्नति के मामले में परामर्श देता है, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले में के मामले में भी बताता है, अपन इधर पढ़ लिए हैं, इसी को सब पढ़ चुके हैं। शासकीय सेवाओं में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन के मामले में भी ये सब पढ़े थे अपन ने। तो इससे इतना ही है कार्य के बारे में, कार्य इसी बुक में लिखा हुआ था, अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 321 की। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। तो देखिए पहले बात करते हैं यूपीएससी की। तो संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकता है। संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकता है। संघ वाला करेगा संघ में और राज्य वाला करेगा, यानी संसद करेगा संघ में और विधानमंडल करेगा राज्य में, कानून बनाकर वृद्धि कर सकता है। तो ये उसकी शक्ति के बारे में दिया गया है, तो उसको ये शक्ति कानून बनाकर वृद्धि कर सकता है, याद रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 322 की। 322 लोक सेवा आयोग के खर्च के बारे में बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग के खर्च भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। किसमें? संघ लोक सेवा आयोग के खर्च भारत की संचित निधि द्वारा, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, अपन ने संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की है, तो संयुक्त जो दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाई जाएगी। संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों की संचित निधि द्वारा, यानी दोनों राज्यों की संचित निधि द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद 323। तो इसमें क्या कहा गया है? लोक सेवा आयोग में प्रतिवेदन की बात की गई है, रिपोर्ट की बात की गई है। तो आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों पटलों पर, यानी संसद के दोनों पटल के समक्ष रखेगा। संसद के दोनों पटल जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो संसद के समक्ष रखवाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो ये तो बात हुई थी केंद्र की, यूपीएससी की। तो आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देता है और वह संसद के समक्ष रखवाते हैं। अब बात करते हैं राज्य में। तो राज्य में राज्यपाल होता है, तो याद रखना है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। जैसे केंद्र में संसद होता है, वैसे ही राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अनुच्छेद 315 से 323 भाग कौन सा है? भाग है 14। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बचा है। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ है, तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 27 अक्टूबर 1956 को एमपीपीएससी की स्थापना की गई थी। एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो ये राजेश लाल मेहरा। ये 30 दिसंबर 2020 से बने थे, लेकिन ये कार्यवाहक थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है, श्री नरेंद्र कुमार जैन है। कब से बने हैं ये? 10 जनवरी 2021 से। तो वर्तमान कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। अब संरचना की बात कर लेते हैं। एक अध्यक्ष व सदस्य होगा, एक अध्यक्ष व सदस्य होंगे, और सदस्य संख्या राज्यपाल के विवेक पर आधारित रहेगी। काहे कि सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो सदस्य संख्या राज्यपाल के विवेक पर आधारित होगी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट पूछा जाएगा, डीबी रेंगे एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे, डीबी रेंगे। अब नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखना है, बिल्कुल पूछा जाएगा। राज्य में राज्यपाल करता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी का पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति। कार्यकाल की बात कर लेते तो राज्य की बात हो रही है, अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। लेकिन अपन ने बात की थी यूपीएससी की, तो यूपीएससी कितनी थे? 6 और 65। ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
पद मुक्ति की बात कर लेते हैं। पद मुक्ति कैसे कैसे हो सकती है? तो त्यागपत्र दे सकता है वो राज्यपाल को। संविधान में उल्लेखनीय प्रक्रिया द्वारा, जो संविधान में उल्लेखनीय प्रक्रिया किस प्रकार हटाया जाएगा उसके द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेवा शर्तें की बात कर लेते हैं। सेवा शर्तें की बात अपन ने अनुच्छेद में भी किए थे, तो अनुच्छेद में भी किए। तो राज्यपाल द्वारा किंतु नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा, लेकिन किंतु नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब वेतन भत्ते और पेंशन की बात कर लेते हैं। तो राज्य की संचित निधि द्वारा, तो याद रखना है, तो ये राज्य की बात थी इसलिए राज्य की संचित निधि द्वारा, लेकिन अगर केंद्र की बात होती तो भारत की संचित निधि द्वारा। ये संचित निधि शब्द बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब बता दूं मैं आपको। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपादक शुल्क, अन्य प्रकार के कर एवं शुल्क, जो सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है उसे ही संचित निधि, यानी जो धन प्राप्त होता है वही संचित निधि में जमा किए जाते हैं, उसे संचित निधि किए जाते हैं। जो टैक्स वसूल होता है उससे संचित निधि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने एमपीपीएससी डिस्कस किए, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग डिस्कस किए। वर्तमान अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, बीच में कौन रहे हैं, सब याद रखना है। कौन किसकी नियुक्ति करता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के बाद अनुच्छेद भी आ सकते हैं, याद रखना है आपको। इस लेक्चर के बाद हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिससे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।